हेलो फ्रेंड्स। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो अम्ल और क्षार के सिद्धांत थे, अर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत और लुईस सिद्धांत, वो बता दिए थे। अब जो लुईस सिद्धांत होता है, लुईस सिद्धांत में ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही लुईस अम्ल हो गए और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं लुईस क्षार होते हैं। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षारों को भी दो दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, एक होते हैं कठोर और मृदु क्षार। मृदु क्षार, मृदु क्षार को कहते हैं सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस, तो जो मृदु क्षार होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला जो परमाणु होता है उसका आकार बड़ा होता है, पहली बात। दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और तीसरी बात, उसका आसानी से ध्रुवण हो जाता है। जो भी परमाणु होता है उसका आकार बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और उसका आसानी से ध्रुवण हो जाता है, तो उसे मृदु क्षार कहते हैं। और दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं कठोर, कठोर क्षार। कठोर क्षार, हार्ड बेसिस। तो कठोर क्षारों में क्या होगा कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसका आकार छोटा होगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और उसका आसानी से ध्रुवण नहीं हो सकता। अब जैसे हम लेते हैं कि मृदु क्षार में अगर लेते हैं RSR, इथायो ईथर है, तो कठोर क्षार में ले सकते हैं ROR। ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं आयोडाइड, कठोर में ले सकते हैं फ्लोराइड। यहाँ ले सकते हैं सल्फाइड, S2 नेगेटिव आयन, यहाँ ले सकते हैं हाइड्रोक्साइड, या HS लिख सकते हैं, कुछ नहीं। तो जो बड़े आकार के परमाणु होते हैं जिनका आसानी से ध्रुवण हो जाता है और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, वो मृदु क्षार में आते हैं, और उसका उल्टा कर लो तो सारा कठोर क्षार में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हैलाइड आयनों की बात करते हैं, तो हैलाइड आयनों में सबसे पहले होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो ये जो नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो रही है, ये क्षारों की जो मृदुता है वो बढ़ती जा रही है। जो फ्लोराइड है वो कठोर क्षार की कैटेगरी में आता है, और जो आयोडाइड है वो मृदु क्षार की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अम्ल को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं मृदु अम्ल, मृदु अम्ल, मृदु अम्ल को कहते हैं सॉफ्ट एसिड्स। मृदु अम्ल को कहते हैं सॉफ्ट एसिड्स। तो सॉफ्ट एसिड में क्या होगा, जो धनायन होंगे वो आकार में बड़े होंगे, चार्ज का मान उनमें कम होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अस्थायी होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होता, तो उनको मृदु अम्ल कहते हैं। जैसे कॉपर आयन, Au, Ag पॉजिटिव, पैलेडियम 2 पॉजिटिव, तो ये मृदु अम्लों में आते हैं। और जो जिनका आवेश घनत्व अधिक है, साइज छोटा है, आवेश घनत्व अधिक है, साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, वो आते हैं कठोर अम्लों में। तो चौथा हो गया कठोर अम्ल। कठोर अम्ल, हार्ड एसिड्स। तो कठोर अम्लों में आएंगे जैसे लिथियम आयन, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन, ये कठोर अम्लों में आएंगे। जिनका आवेश घनत्व अधिक है, मतलब आवेश अधिक है, साइज छोटा है, आकार छोटा है, तो ये कठोर अम्लों में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लुईस अम्ल और लुईस क्षारों को दो दो भागों में बांटा जाता है। लुईस अम्ल होते हैं कठोर अम्ल, और मृदु अम्ल ऐसे लुईस क्षार को भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये तो लुईस के अम्ल और क्षार के प्रकार हो गए। इसके बाद एक विलायक की प्रकृति के ऊपर और सवाल आते हैं,
तो वो और देखिए। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं समतलीय विलायक। समतलीय विलायक, समतलीय विलायक को कहते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग सॉल्वेंट। अब जैसे मान लीजिए कि एक HNO3 है और एक HClO4 है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया और HClO4 हो गया परक्लोरिक अम्ल। इन दोनों को हम पानी में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। जल में मिलाने पर दोनों ही पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएंगे। HNO3 और HClO4 दोनों को जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएंगे। तो जब दोनों ही पूर्ण रूप से आयनीकृत हो गए तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है और दुर्बल अम्ल कौन है। नहीं बता सकते, प्रबल और दुर्बल अम्लों के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि जल में दोनों पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। जल का पराविद्युत स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है विलायकों में। इसका मान लगभग 80 और 81 के बीच में होता है। तो विलायकों में ज़्यादा होता है जल का पराविद्युत स्थिरांक, इसलिए जो प्रबल अम्ल हैं वो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं और उनकी जो प्रबलता की तुलना नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बता सकते जल में कि HNO3 अधिक प्रबल है या HClO4 अधिक प्रबल है। तो इस प्रकार के विलायक जिनमें जो प्रबल अम्ल हैं उनकी प्रबलता की तुलना नहीं की जा सकती, उन्हें समतलीय विलायक कहते हैं, क्योंकि सारे प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से जल में आयनीकृत हो जाएंगे। सारे प्रबल अम्ल जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए उनके प्रबलता की तुलना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार के विलायक जिनमें प्रबलता की तुलना नहीं की जा सकती उन्हें समतलीय विलायक या लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। तो उसमें उदाहरण आ गया H2O का, जल का उदाहरण आ गया, क्योंकि जल में मिलाने पर प्रबल अम्लों के प्रबलता की तुलना हम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं विभेदी विलायक। विभेदी विलायक, विभेदी विलायक या इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट या विभेदी विलायक। कुछ विलायक ऐसे होते हैं जिनमें प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं हो पाते, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, या फिर HF। तो ये अम्ल हैं। तो इनमें क्या होगा कि जो प्रबल अम्ल होंगे वो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं हो पाएंगे, कुछ ज़्यादा आयनीकृत होंगे और कुछ कम आयनीकृत होंगे। जैसे भी HClO4 और HNO3 का उदाहरण लिया था, तो HClO4 और HNO3 दोनों जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल में जो HClO4 है उसका आयनीकरण ज़्यादा होता है HNO3 की तुलना में। तो इससे पता लग रहा है कि जो HClO4 है, HClO4, इसकी जो प्रबलता है वो HNO3 से अधिक है, HNO3 से अधिक है। तो इस प्रकार के विलायकों को विभेदी विलायक कहते हैं। कोई भी अम्ल या क्षार होता है, उसकी जो प्रकृति है, दुर्बल है या प्रबल है या किसी भी प्रकार का है, वो विलायक के ऊपर भी निर्भर करती है। विलायक के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसे HCl को लेते हैं, तो HCl को यदि HCl है, HCl को हम जल में मिलाते हैं तो ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। HCl को जल में मिलाएंगे तो यह प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर HCl को CH3COOH में मिलाते हैं, अब यह प्रबल नहीं रहता, अब यह दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और यदि इसको बेंजीन में मिलाएं, C6H6, तो यहां पर यह उदासीन है।
ये उदासीन है। ठीक है, तो इसका जो व्यवहार है वो अलग अलग विलायकों में अलग अलग होता है। जल में मिलाने पर प्रबल अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल में मिलाया तो दुर्बल हो गया, और बेंजीन में मिलाया तो उदासीन है। मतलब बेंजीन में इसको अम्ल नहीं कहते, नहीं कह सकते, क्योंकि अम्ल का कोई गुण ये प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल को देखते हैं। एसिटिक अम्ल को जो CH3COOH है, CH3COOH को यदि अमोनिया में मिलाएं या आप कहो कि NH4OH में मिलाएं तो ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्यों है? क्योंकि NH4OH ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर NH3 लिखा है तो NH3 में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है और एसिटिक अम्ल में प्रोटॉन देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में यह प्रबल अम्ल की तरह काम करता है और दोनों की अभिक्रिया से CH3COONH4 बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन गया। लेकिन अगर एसिटिक अम्ल को जल में मिलाया जाए तो जल में प्रोटॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो अमोनिया की जितनी नहीं है, अमोनिया से थोड़ी कम है, तो ये दुर्बल अम्ल की तरह काम करेगा। ये बनाएगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन। तो जल में जब मिलाते हैं तो ये दुर्बल अम्ल की तरह काम करता है, दुर्बल अम्ल की तरह काम करता है। और यदि इसमें HF या HCl मिला दिया जाए तो जो HF है वो अपना प्रोटॉन एसिटिक अम्ल को देता है और यह दुर्बल क्षार की तरह काम करता है। तो इस अवस्था में यह दुर्बल क्षार की तरह काम करता है और यह इससे प्रोटॉन ले लेता है। तो यह बनाता है CH3COOH2 पॉजिटिव आयन प्लस F नेगेटिव आयन। तो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो एसिटिक अम्ल का जो व्यवहार है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता जा रहा है। अमोनिया में मिलाया तो प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है, अमोनिया में मिलाया तो प्रबल अम्ल हो गया, जल में मिलाया तो दुर्बल अम्ल हो गया, और HF में मिलाया तो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो विलायक को दो प्रकार से तो ऐसे बांट दिया। एक और वर्गीकरण होता है विलायकों का, देखिए। एक होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही ये होते हैं प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक विलायक, प्रोटॉन ग्राही विलायक या प्रोटोफिलिक विलायक। प्रोटॉन ग्राही या प्रोटोफिलिक विलायक। तो प्रोटोफिलिक विलायक में क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करने की क्षमता इनमें होती है। और ऐसा कब हो सकता है? जब इसमें केंद्रीय परमाणु के पास एक युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है ROH, तो ROH में क्या है कि ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो आसानी से ये प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से एक होता है पाइरिडीन। पाइरिडीन का फॉर्मूला C5H5N है। तो पाइरिडीन में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिससे वो प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार के विलायक, इसी प्रकार से एक होता है हाइड्रेजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इस प्रकार के विलायक जो आसानी से प्रोटॉन को ले सकते हैं, इन्हें प्रोटॉन ग्राही विलायक कहते हैं या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरे होते हैं जिनका नाम होगा प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देने वाले।
प्रोटॉन दाता, इसे कहते हैं प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट या प्रोटॉन दाता विलायक। तो प्रोटॉन दाता विलायक वो होते हैं जो प्रोटॉन को किसी को भी दे सकते हैं। प्रोटॉन होना भी चाहिए, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया CH3 COOH, ये H पॉजिटिव आयन दे सकता है। इसी प्रकार से HF हो गया, यह भी प्रोटॉन दे सकता है। तो इस प्रकार के विलायक जो प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें प्रोटॉन दाता विलायक कहते हैं। तीसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं उभय प्रोटिक विलायक। उभय प्रोटिक विलायक, उभय प्रोटिक विलायक इसको कहते हैं एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो उभय प्रोटिक विलायक या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या गुण होता है? दोनों काम करते हैं, ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। जैसे H2O होता है, जल होता है, इनमें यही गुण होता है। H2O प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है। इसी प्रकार से अमोनिया है NH3, ये प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है, तो इन्हें उभय प्रोटिक या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जो उभय प्रोटिक विलायक हैं इनमें ऑटोप्रोटोलाइसिस, ऑटोप्रोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे एक H2O दूसरे H2O को प्रोटॉन दे सकता है, तो H2O प्लस H2O ये दोनों के मिलने से H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बन गया। तो इस प्रकार के विलायकों को उभय प्रोटिक या एम्फीप्रोटिक विलायक कहते हैं, उभय प्रोटिक या एम्फीप्रोटिक विलायक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला होता है जिसे कहते हैं एप्रोटिक, एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? ना तो ये प्रोटॉन देते हैं और ना ही प्रोटॉन लेते हैं। ज़्यादातर जो कार्बनिक विलायक होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, वो एप्रोटिक होते हैं। जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन, ये एप्रोटिक विलायकों में आते हैं। ना तो ये प्रोटॉन देते हैं और ना ही प्रोटॉन लेते हैं। ठीक है, तो ये विलायकों के प्रकार हो गए, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार हो गए। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं pH स्केल, जिसमें आता है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, देखो अगला लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल। इसे कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जल में क्या होता है? जल का स्वतः वियोजन हो जाता है और जल के स्वतः वियोजन से बनता है H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। जल के वियोजन से बनता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो इस वियोजन के लिए यदि साम्यावस्था स्थिरांक लगाते हैं तो ये इक्वल्स टू आएगा H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव बटा H2O।
ये आ जाएगा। ठीक है, तो यदि जल की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है, घनत्व, जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम प्रति ml होता है। इसका मतलब जल के 1000 ml का द्रव्यमान, जल के 1000 ml का द्रव्यमान बराबर 1000 ग्राम आएगा। जल के 1000 ml का द्रव्यमान जो होगा वो 1000 ग्राम आएगा। ठीक है, तो जल की जो मोलरता होगी, अच्छा 1000 ml मतलब 1 लीटर हो गया, तो मोलरता बराबर आ जाएगी द्रव्यमान बटे अणुभार गुणा आयतन 1 लीटर में। द्रव्यमान बटे अणुभार बटा आयतन 1 लीटर में, तो 1000 में 18 का भाग करो तो ये आ जाएगा 55.55 मोल प्रति लीटर। तो जो शुद्ध जल की मोलरता आती है वो 55.55 मोल प्रति लीटर आ जाती है। यदि तापमान समान रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो मोलरता 55.55 आई है ये इतनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो समीकरण आई है K, तो K में यदि H2O का गुणा करें तो K में H2O का गुणा किया तो गुणा करने पर ये आ जाएगा H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो गुणा करके आता है इसको लिखते हैं KW से, तो KW बराबर आ जाता है H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव। और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान होता है 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो अब ये देखिए कि जो साम्यावस्था स्थिरांक था उसमें शुद्ध जल की मोलरता का गुणा करने के बाद KW आया, मतलब जो KW का मान होगा वो K से अधिक होगा, क्योंकि कुछ गुणा करने के बाद वो KW के बराबर आ रहा है। तो सीधी सी बात ये कि K का जो मान है वह KW से अधिक होता है, सॉरी KW का मान अधिक है और K का मान कम होता है। ठीक है, यदि उदासीन जल की बात करें तो उदासीन जल में क्या होगा कि उदासीन जल मतलब उसमें अम्ल या क्षार नहीं मिलाए गए हैं, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की सांद्रता बराबर होगी और ये मान लो X के बराबर है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान 10⁻⁻14 है, तो 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव। तो ये X हो गया, ये भी X हो गया, दोनों मिलके कितना आ गया X स्क्वायर आ गया, तो से X का मान निकल आएगा। X बराबर, या आप ऐसे कहो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर OH आयन की सांद्रता बराबर, इसका रूट ले लो, मतलब x के बराबर आ जाएगा, ये x आ गया, इक्वल्स टू इसका रूट ले लो 10⁻⁻14, ये आ जाएगा 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर आ गया। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की जो सांद्रता है वो 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। मान लीजिए कि तापमान हमने थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, तो तापमान यदि बढ़ा दिया तो KW का मान बढ़ेगा, क्योंकि जो वियोजन होता है, वियोजन जो है वो ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। तो जब ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, तापमान बढ़ाएंगे तो वियोजन बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन की सांद्रता भी बढ़ेगी और OH की सांद्रता भी बढ़ेगी, KW का मान भी बढ़ेगा। मतलब ये होता है कि तापमान बढ़ने के साथ KW का मान बढ़ता है। KW को जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो तापमान बढ़ने के साथ KW का मान बढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी उच्च ताप पर
किसी उच्च ताप पर यदि Kw का मान 10⁻⁻12 दे रखा है तो उस अवस्था में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता बराबर होगी और यह 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि उदासीन जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो हमेशा 10⁻⁷ रहती है। यह तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी और तापमान कम होगा तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर हैं और यह मान 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर के बराबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब pH की बात करते हैं। तो pH कोई खास बात नहीं है। pH क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा अम्ल के तनु विलयन होते हैं या क्षार के तनु विलयन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। सांद्र विलयन के लिए नहीं किया जाता। आप मान लीजिए HCl विलयन की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है, तो जब 2 मोल प्रति लीटर है तो उसको pH निकालने की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ऐसे NaOH का विलयन है, उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर या 1.5 मोल प्रति लीटर दे रखी है, तो वहाँ pH या pOH निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, उसकी सांद्रता ही बहुत अधिक है। तो pH केवल जनरली साधारणतया उन विलयनों के लिए निकाली जाती है जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम होती है, जैसे 10⁻³ मोल प्रति लीटर या 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार के विलयनों के लिए pH की गणना की जाती है और ये स्केल निकाला था एक साइंटिस्ट है P.L. सोरेनसन। P.L. सोरेनसन ने तनु अम्ल और तनु क्षारों के विलयन के लिए विलयन की सांद्रता बताने के लिए pH स्केल बनाया था। ठीक है, तो pH क्या होता है, pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ये इक्वल्स टू हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम। एक ही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो अस्थायी होता है। हाइड्रोजन आयन को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम के रूप में मिलता है, तो नेगेटिव लॉग H+ कंसंट्रेशन या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी है, मतलब मोलरिटी है, मोलरता है, मोलरता ली जा सकती है। जैसे pH है वैसे POH होगा। POH इक्वल्स टू होता है, POH बराबर आ जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। pH आ जाता है POH नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब जैसे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो इसके अनुसार अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर एट 25 डिग्री सेल्सियस उदासीन जल की pH, उदासीन जल की pH, तो उदासीन जल की pH निकालेंगे तो pH बराबर आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। तो ये 7 आ गई। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में दिया जाता है कि उदासीन जल की pH हमेशा 7 होती है तो ये गलत है। जैसे उच्च ताप पर निकाला है, उच्च ताप पर जैसे अगर यहाँ लिख दें यदि Kw का मान 10⁻⁻13 या -12 हो जाए तो उस अवस्था में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो 10⁻⁶ है, ऊपर निकाली है 10⁻⁶ है। तो उसके अनुसार यदि pH निकालेंगे उदासीन जल की तो pH आ जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻6, तो ये 6 आ गया। उदासीन जल की pH 6 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी ये कथन लिखा होता है कि उदासीन जल की pH हमेशा 7 होती है तो ये कथन गलत है। उदासीन जल की pH 7 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। यदि तापमान को बढ़ाते हैं तो Kw का मान बढ़ता है, जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान कम हो जाएगा। -7 थी -6 हो गई तो pH का मान 6 हो गया। ठीक है, तो उदासीन जल की pH हमेशा 7 नहीं होती, यह तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तापमान में अगर यदि परिवर्तन होगा तो उदासीन जल की pH जो होगी वो बदलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो निकाला है हमने pH नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन और POH नेगेटिव लॉग ऑफ OH, इसको इस वाले समीकरण में रख के देखते हैं। Kw बराबर H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव, है ना। देखो
इस वाले समीकरण में ये दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लगाएं, जैसे KW का मान होता है 10 to the power -14, तो इसको हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू 10 to the power -14। नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power -14। ठीक है, अब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव तो ये PH हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव ये POH हो गया, और ये आ गया 14। तो ये जो इक्वेशन है ये 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मान्य है। तापमान यदि बदलता है तो ज़रूरी नहीं है ये समीकरण मान्य हो, 14 की जगह 13 भी हो सकता है, 13 की जगह 12 भी हो सकता है। ठीक है, अब pH निकालते हैं। सवाल देखिए किस प्रकार से आते हैं। पहले लेते हैं जो प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल की pH कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए HCl का विलयन दिया गया है और HCl विलयन की सांद्रता दे रखी है 0.001 मोल प्रति लीटर। तो इस अवस्था में जो pH आएगा यह आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव लॉग 0.001, ये बराबर 3 आ गया। नेगेटिव लॉग 0.001 ये बराबर 3 आ गया। ठीक है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, तो H2SO4 और इसकी मोलरता दे रखी है 0.001 मोल प्रति लीटर। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर फास्फोरिक अम्ल है जिनमें जो क्षारकता है वो 1 से अधिक है, तो ऐसी अवस्था में यदि मोलरता दे रखी है तो हमें हाइड्रोजन आयन की मोलरता निकालनी होती है। या तो इसकी नॉर्मलता निकाल लो या फिर हाइड्रोजन आयनों की मोलरता निकाल लो। तो हाइड्रोजन आयनों की मोलरता निकालना थोड़ा आसान होता है। देखिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का वियोजन होगा तो इसके वियोजन से 2 मोल हाइड्रोजन आयन के बनेंगे और 1 मोल सल्फेट आयन का बनेगा। तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो 2 गुणा 0.001 मोल प्रति लीटर के बराबर होगी, क्योंकि 1 मोल H2SO4 से 2 मोल हाइड्रोजन आयन बनते हैं। जब 2 गुणा 0.001 किया तो ये 0.002 आ जाएगी, 0.002 आ गई। ठीक है, तो फिर pH क्या आएगा? pH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.002। ठीक, बराबर इसको लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 to the power -3। नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 to the power -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power -3। नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power -3 ये 3 आ गया, प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 2 आएगा -0.3। वैसे 301 होता है, 0.3 लिख सकते हैं, तो 3 में से 0.3 माइनस कर दो तो ये 2.7 आ गया। तो यदि H2SO4 की सांद्रता 0.001 मोल प्रति लीटर दे रखी है तो उससे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे और हाइड्रोजन की सांद्रता निकालने के बाद उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, मतलब दुगना करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, इसी तरह से क्षार में होता है। मान लीजिए NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और उसकी सांद्रता मान लीजिए 0.005 मोल प्रति लीटर दे रखी है और ये पूर्ण रूप से यदि वियोजित हो जाता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड बन गए, हाइड्रोक्साइड के 2 मोल बन गए। तो यदि इसकी सांद्रता 0.005 है तो OH की सांद्रता होगी 2 गुणा 0.005, 2 गुणा 5 10 हो गया, तो 0.01 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 0.01 आ गई, तो उसमें pH नहीं निकलेगा, POH निकलेगा। तो उसमें POH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01। ठीक है, तो ये 1 2 तो -2 और -+2 आ गया, तो POH आ गई 2। तो pH कितनी आएगी? pH बराबर 14 में से 2 घटा दो, 12 आ गया। pH निकालने के लिए 14 में से 2 घटा दिए तो ये 12 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रबल अम्ल
और प्रबल क्षारों की पीएच या पीओएच निकाल सकते हैं। अब आते हैं दुर्बल अम्ल के ऊपर। देखिए दुर्बल अम्ल के ऊपर आते हैं। दुर्बल अम्ल में जैसे मान लीजिए कोई दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, जैसे HA ले लिया, या ये ले लेते हैं CH3COOH। तो इसके वियोजन से बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो उसमें ये बताया था कि जो ये अगर इसकी सांद्रता C है तो C में से C अल्फा वियोजित होता है, इसका C अल्फा बनता है और इसका भी C अल्फा बनता है, और अल्फा का जो मान आता है वो √KA/C के बराबर आ जाता है। अल्फा का मान √KA/C के बराबर आता है। तो यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर आएगी C गुणा अल्फा। ये बराबर आ गया, C का गुणा अंदर कर लो तो अंदर आ जाएगा KA C का स्क्वायर बटा C। तो C से C कट जाएगा, ये आ जाएगा √KA गुणा C। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई। अब इससे यदि pH निकालना है तो देखिए pH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग किसका, हाइड्रोजन आयन का। ये बराबर आएगा नेगेटिव लॉग किसका, KA गुणा C का। इसकी पावर 1/2, रूट लगाए ना तो पावर 1/2 लगा दी। ठीक है, पावर 1/2 लगा दी तो ये देखिए ये आ जाएगा 1/2 गुणा नेगेटिव लॉग KA, ठीक है, प्लस नेगेटिव लॉग C, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2। नेगेटिव लॉग ऑफ KA जो होता है इसे PKA कहते हैं, और ये आ गया माइनस लॉग C, ये निकल के आ गया। तो यदि कोई दुर्बल अम्ल है तो उसके लिए इस प्रकार से pH निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव लॉग K होता है वो PK होता है, ये कोई खास बात नहीं है। नेगेटिव लॉग ऑफ K को PKA कहते हैं। देखिए PKA बराबर आएगा नेगेटिव लॉग K का नेगेटिव लॉग। इसी तरह से दुर्बल क्षार के लिए PKB नेगेटिव लॉग ऑफ KB। इसी तरह से PKW नेगेटिव लॉग ऑफ KW, ये आ जाता है। तो इसमें एक बात और होती है, यदि मान लीजिए कोई दुर्बल अम्ल है, जैसे कि मान लीजिए HF ले लिया, HF को जल में मिलाया, तो HF को जल में मिलाने पर क्या होगा, HF अपना प्रोटॉन जल को देगा और ये बनेगा H3O प्लस F नेगेटिव आयन, ये बन गया। और F नेगेटिव आयन जो है, ऋणात्मक जो आयन है, वह इसका कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी क्षार है। HF का संयुग्मी क्षार है, तो जो F नेगेटिव है वो संयुग्मी क्षार है। तो इस अभिक्रिया के लिए इसमें तो HF अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, इस अभिक्रिया में जो HF है वह अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि K लिखते हैं तो K बराबर आएगा H3O पॉजिटिव सांद्रता गुणा F नेगेटिव की सांद्रता बटे HF की सांद्रता। और H2O जो है, H2O विलायक है और इसकी मात्रा बहुत अधिक है। H2O विलायक है और इसकी मात्रा काफ़ी अधिक है, मतलब विलायक की तो अधिक होती ही है। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो 1, सक्रियता, सक्रिय द्रव्यमान, जो इसका सक्रिय द्रव्यमान है वो 1 लिया जाएगा। ये तो साम्यावस्था में पढ़ा होगा कि सक्रिय द्रव्यमान जो शुद्ध जल होता है या कोई भी विलायक होता है उसका 1 लिया जाता है, और ठोस का भी 1 लिया जाता है। तो उसका 1 ले लेंगे H2O का, तो H2O नहीं लिख रहे। उसके बाद जो F नेगेटिव है, F जो ऋणायन बना है, जो संयुग्मी क्षार है, इस संयुग्मी क्षार को यदि जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा,
ये जल्द से प्रोटॉन लेगा तो HF में बदल जाएगा प्लस OH नेगेटिव में बना लेगा। तो यहाँ F नेगेटिव क्या है, क्षार है, तो क्षार के लिए क्या लगाएंगे, Kb लगाएंगे। तो Kb बराबर क्या आएगा, HF की सांद्रता गुणा OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बटा F नेगेटिव की सांद्रता। यहाँ पर भी जो H2O की सक्रिय द्रव्यमान है वह 1 लिया जाएगा, H2O की सक्रियता को 1 लिया जाएगा, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, यदि Ka और Kb का गुणा किया जाए, Ka गुणा Kb किया जाए तो देखो HF यहाँ पर नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ फ्लोराइड नीचे है और यहाँ फ्लोराइड ऊपर है। बचेगा क्या, बचेगा अपने पास H3O पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव, ये बचा रह गया अपने पास। Ka गुणा Kb करके H3O पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव बचा रह गया, और यह जो होता है ये Kw के बराबर होता है। तो Ka गुणा Kb बराबर होता है Kw। K गुणा Kb बराबर Kw होता है, और Kw जल का आयनिक गुणनफल है, ये आप जानते ही हैं। और Ka क्या है, ये आयनन स्थिरांक है अम्ल के लिए और ये क्षार के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। अच्छा अब ये देखिए, अभी दुर्बल अम्ल के लिए pH आ गया, ये pKa माइनस log C, उसका आधा कर दिया। अब मान लीजिए कोई दुर्बल अम्ल लेते हैं Ha, एक आसान सा सवाल कर लेते हैं। यदि कोई दुर्बल अम्ल लिया गया Ha और उसकी सांद्रता दे रखी है 0.1 और उसका जो Ka का मान है वह दे रखा है 10⁻⁻⁵, सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर है। Ha लिया गया है, इसकी सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर है और Ka का मान है 10⁻⁻⁵, ठीक है। तो फिर इसमें यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी, जो आएगी वो C गुणा, ये हमने निकाला था रूट Ka गुणा C के बराबर आएगी। तो रूट में Ka गुणा C कर लिया, बराबर Ka का मान है 10⁻⁵ और C का मान है 0.1, तो गुणा करने पर आ गया 10⁻⁶, और उसका रूट लेंगे तो 10⁻³ आ गया। तो उसकी जो pH आएगी वो नेगेटिव लॉग 10⁻³ बराबर 3 आ गई, ठीक है। ये दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल की जो सांद्रता ले रखी है वो 0.1 मोल प्रति लीटर ले रखी है और Ka का मान 10⁻⁵ है। तो पहले हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है, तो वो रूट में Ka गुणा C कर लिया, Ka का मान हो गया 10⁻⁵, C का मान हो गया 0.1 और उसको सॉल्व करके 10⁻⁶ आ गया, रूट ले लिया -3 आ गया और pH का मान 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल इसी प्रकार से दुर्बल क्षार की निकल आएगी, वहाँ पे K भी लेना पड़ेगा, POH निकलेगा, 14 में से घटा दो pH आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दुर्बल क्षार का हो जाएगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। अब लेते हैं, इसमें एक सवाल आते हैं। जनरली देखिए, अभी तक जो हमें अम्ल या क्षार की जो भी सांद्रता दे रखी है उसकी तुलना में जल के वियोजन से जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे हम उसको नगण्य कर रहे हैं। जो भी अम्ल या क्षार की सांद्रता दे रखी है उसकी तुलना में जल के वियोजन से जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं हम उसको नगण्य कर देते हैं, क्योंकि कम होता है वो। जल के वियोजन से कितना बनेगा, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, बहुत ही कम है ना, तो उसको हम नगण्य कर देते हैं। लेकिन यदि अम्ल की सांद्रता ही 10⁻⁷ या उससे कम दे रखी हो तब हम जल के वियोजन से जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे उसको नगण्य नहीं कर सकते। यदि अम्ल की सांद्रता 10⁻⁷ या उससे कम दे रखी हो तो जल के वियोजन से जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे हम उसको नगण्य नहीं कर सकते। उस अवस्था में हमें pH कुछ अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे।
देखिए, यदि मान लीजिए HCl दिया है और HCl की सांद्रता दी है 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। तो HCl की सांद्रता यदि 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर दे रखी है, तो अगर इसका नेगेटिव लॉग निकालें तो pH 8 आ जाएगी। पर ये तो गलत है, ये अम्ल का विलयन है और उसकी pH 7 से अधिक नहीं हो सकती, 7 से कम आनी चाहिए। तो नेगेटिव लॉग लेने पर जो 8 आ रहा है वो गलत है, वो आएगा ही नहीं, 8 नहीं आ सकता क्योंकि ये तो अम्ल का विलयन है। ठीक है, तो 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें जो जल के वियोजन से हाइड्रोजन आयन बनेंगे उसको हम उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दोनों पे विचार करना पड़ेगा। HCl टूटेगा, HCl के टूटने से बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इससे जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता आएगी ये आएगी 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। और जल का भी वियोजन होगा, जलीय विलयन है, जल के वियोजन से आएगा H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे जब जल का वियोजन होगा तो 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। थोड़ा इससे कम होगा यहाँ पे सम आयन प्रभाव की वजह से, पर हम लगभग 10⁻⁷ मान सकते हैं। सम आयन प्रभाव की वजह से जल का वियोजन कुछ कम होगा, लेकिन हम इसको लगभग 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी ये इक्वल्स टू आ जाएगी 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁻8। इसमें से 10⁻⁷ कॉमन ले लो तो क्या बचा रह जाएगा 1 प्लस 0.1। तो ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁷। 1.1 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई। अब इससे pH निकालते हैं। देखिए, तो pH आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁷ इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। ठीक, तो ये तो 7 आ जाएगा और ये जो भी आता है नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1, मतलब आंसर जो भी है वो 7 से थोड़ा कम आएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, pH लगभग मान लो कि 6.98 के बराबर आ गई। जो भी आंसर है 7 से थोड़ा कम आएगा। ठीक, मतलब सीधी सी बात यह है कि जब भी अम्ल की सांद्रता 10⁻⁷ या उससे कम होती है, जब भी अम्ल की सांद्रता 10⁻⁷ या उससे कम होती है तो pH का मान हमेशा 7 से थोड़ा कम होता है। pH का मान 7 से थोड़ा कम होता है। ये उदाहरण लेते हैं क्षार के लिए। मान लीजिए NaOH दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसकी सांद्रता दे रखी है 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। तो यदि NaOH की सांद्रता 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है तो अगर निकालें तो POH आना चाहिए 8, तो pH आ जाना चाहिए 6। पर ये तो गलत है क्योंकि ये तो क्षार है, क्षार की pH 7 से कम नहीं हो सकती। यहाँ पे भी वही बात है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन जल के वियोजन से आएंगे हमें उन्हें भी कंसीडर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, NaOH के वियोजन से बनेगा Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इसकी सांद्रता 10⁻⁸ है तो इसकी भी 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर हो जाएगी। और जल के वियोजन से आएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ से हो जाएगी 10⁻⁷। ठीक है, तो यदि OH की कुल सांद्रता निकालें तो ये बराबर आएगी 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸, बराबर 10⁻⁷ कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस 0.1 बचा रह गया, तो ये बराबर आ गया 1.1 गुणा 10⁻⁷। इससे निकालेंगे POH, तो POH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 गुणा 10⁻⁷। POH आएगा नेगेटिव लॉग 1.1 10⁻⁷। ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, तो ये तो आएगा 7 के बराबर और ये नेगेटिव लॉग 1.1 जो भी आए, तो ये POH का मान आ गया। अब 14 में से घटा दो तो pH आ जाएगी। तो pH कितनी आएगी, pH बराबर आएगी 14 माइनस POH, तो ये होगा 14 माइनस
7 प्लस log 1.1, तो क्या आ गया 7 प्लस log 1.1 आ गया, 7 प्लस log 1.1 आ गया। ठीक है, ये कहानी हो गई। तो देखिए pH कितनी आ रही है, 7 से थोड़ी ज़्यादा आ रही है, वहाँ कितनी आ रही थी, 7 से थोड़ी कम आ रही थी। तो ये है कि अम्ल की सांद्रता यदि 10⁻⁻7 या उससे कम होती है तो जो pH मान है वो 7 से थोड़ा कम होता है, और यदि क्षार की सांद्रता 10⁻⁷ या उससे कम होती है तो उसका pH 7 से कुछ अधिक आता है हमेशा। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें गलत नहीं करना। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ सवाल आते हैं मिक्सिंग के ऊपर, मतलब दो अम्लों को मिला दिया, दो क्षारों को मिला दिया, या अम्ल और क्षार को मिला दिया। अच्छा, एक बात और, यदि अम्ल की नॉर्मलता दे रखी है, अम्ल की यदि नॉर्मलता दे रखी है, जैसे अभी जो हमने सवाल किया था कि H2SO4 की मोलरता दे रखी थी, तो उसको हमने 2 से गुणा किया और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाली। यदि H2SO4 की नॉर्मलता दे रखी है तब 2 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन की नॉर्मलता होगी वही H2SO4 की, जो ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या होगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, तो H2SO4 के ग्राम तुल्यांक और हाइड्रोजन आयन के ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे। तो जब अम्ल की नॉर्मलता या क्षार की नॉर्मलता दे रखी है तो डायरेक्टली उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, उसको मतलब गुणा नहीं करेंगे। देखिए तो यदि नॉर्मलता दे रखी है, जैसे H2SO4 और H2SO4 की नॉर्मलता दी है मान लीजिए 0.005 नॉर्मलता दी है, ठीक है, तो उसका pH निकालेंगे तो डायरेक्टली नेगेटिव लॉग लेना है, इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर आएगी। तो ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव लॉग 5 × 10⁻³ बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ 5 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ तो ये तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 0.7। लॉग 5 की वैल्यू लगभग 0.7 के बराबर होती है, तो ये घटाने के बाद आ जाएगा 2.3। ठीक है, ये H2SO4 की pH आ गई 0.005 यदि नॉर्मलता दे रखी है। तो नॉर्मलता जब दे रखी हो तो उसमें कुछ गुणा नहीं करना है, डायरेक्टली नेगेटिव लॉग लेना है, चाहे वो प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो। ठीक है, दुर्बल में तो अलग तरीका है, वो निकालना बता ही दिया, ये ऐसे निकालेंगे। अब इसके बाद देखते हैं मिक्सिंग वाले सवाल। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है कि एक HCl का विलयन है, इसकी मोलरता है 0.001 और इसका ले लिया हमने 100 ml ले लिया। दूसरा H2SO4 है, इसकी नॉर्मलता ले ली 0.0005, ठीक है, और इसका वॉल्यूम ले लिया 300 ml और दोनों को मिला दिया। अब बात यह है कि दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उसकी pH क्या होगी। HCl की मोलरता ले रखी है 0.001, ये दोनों मोलरता है ना, 0.001 मोलरता है और ये भी मोलरता है और ये विलयन का आयतन है, दोनों को मिला दिया। तो इस सवालों में क्या करना होता है, हाइड्रोजन आयन की कुल सांद्रता निकाल लो। तो जो हाइड्रोजन आयन की कुल सांद्रता आएगी वो क्या आएगी, हाइड्रोजन की कुल सांद्रता आएगी H+K कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का कुल आयतन, मोलों की कुल संख्या बटे विलयन का कुल आयतन। मोलों आयतन, अगर ऊपर मोल लिए हैं तो नीचे आयतन लेना पड़ेगा लीटर में, और यदि ऊपर मिलीमोल लिए हैं तो नीचे आयतन लेना पड़ेगा मिलीलीटर में।
ऊपर मोल लिए हैं तो नीचे लीटर लेना पड़ेगा, ऊपर मिलीमोल लिए हैं तो नीचे जो है वो लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यदि मोलरता और मिलीलीटर का गुणा करेंगे तो मिलीमोल आ जाएंगे। तो HCl के मिलीमोल कितने आएंगे? HCl के मिलीमोल आ गए 100 गुणा 0.001, तो 1 और 1 2, 0.1 मिलीमोल आ गए। H2SO4 के मिलीमोल कितने? H2SO4 के नहीं, हाइड्रोजन आयन के मिलीमोल निकालने हैं। तो H2SO4 का 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 0.0005 गुणा 2 गुणा 300। ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, और 0.001 गुणा 300 तो 0.001 गुणा 300। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गया तो 0.3 आ गया, 0.3 आ गया। तो हाइड्रोजन के मिलीमोलों की कुल संख्या 0.1 प्लस 0.3 तो 0.4 आ गई, ये मिलीमोल आ गए। और जो कुल आयतन है वो 300 प्लस 100 400 हो गया, तो कुल आयतन हो गया 400 ml। 400 ml हो गया, पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो लगा दी, 1/1000 आ गया, ये 10⁻³ के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो pH आएगी वो आ जाएगी नेगेटिव लॉग 10⁻³ जो कि 3 के बराबर आ गई। ठीक, तो यदि दोनों विलयनों को मिला दिया जाए तो जो विलयन की pH आएगी वो 3 के बराबर आ जाएगी। अब इन दोनों विलयनों की जो प्रकृति थी वो समान थी। यदि प्रकृति अलग हो जाए, तो एक अम्ल हो जाए और एक क्षार हो जाए, एक अम्ल हो जाए और एक क्षार हो जाए। देखो मान लो जिसमें HCl जो है, HCl की जगह NaOH ले लेते हैं। इस सवाल में HCl की जगह NaOH ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमें पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके H2O बनाते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज़्यादा है या H+ की आयन की सांद्रता ज़्यादा है। तो जब NaOH का वियोजन होगा तो ये OH की सांद्रता आएगी 0.1, मिलीमोलों की संख्या, फिर मोलरता और आयतन का गुणा करोगे तो मिलीमोलों की संख्या आ गई 0.1, और H2SO4 से हाइड्रोजन आयनों के मिलीमोलों की संख्या आ गई 0.3। ठीक, अब देखो H+ और OH- दोनों के मिलने से H2O बना। H+ के मिलीमोल आ रहे हैं H2SO4 के 0.3 और OH के आ रहे हैं 0.1। H+ के आ रहे हैं 0.3 और OH के आ रहे हैं 0.1। अब H+ का 1 मोल OH के 0.1 मोल को, मतलब OH का 0.1 मोल H के 0.1 मोल से अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया के बाद ये तो हो जाएगा 0 और ये बचा रह जाएगा 0.2। तो हाइड्रोजन आयन के कुल मिलीमोलों की संख्या आ गई 0.2। ये तो हमने घटा दिया, लेकिन आयतन थोड़ी घटाया जाएगा, दोनों विलयनों को मिलाया है ना, तो आयतन तो जुड़ेगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? 300 और 100 400 हो गया, आयतन तो जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन आयनों की जो कुल सांद्रता आ गई वो आ गई 0.2/400, ये निकल के आ गया। ठीक है, पॉइंट से हटा दिया, 2 × 2 4, तो 1/2000 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऊपर लगा दो 10⁻⁴, और ये आ गया 5 × 10⁻⁴, 5 10⁻⁴ आ गया। अब pH निकालनी है, नेगेटिव लॉग ले लो, तो pH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग किसका? 5 × 10⁻⁴। इसको खोलेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव लॉग 5 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻⁴, तो ये तो हो जाएगा 4, और 0.5 का 0.7 होता है माइनस में, तो 4 में से 0.7 घटा दिया तो 3.3 आ जाएगा, ये आ गया 3.3। ठीक, ये pH निकल कर आ गई। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार को मिलाया जा रहा है, या फिर अम्ल को मिलाया जा रहा है, क्षार को मिलाया जा रहा है। यदि अम्ल को मिलाते हैं, दोनों का प्रकृति सेम है, समान है, तो दोनों को जोड़ दो, मतलब हाइड्रोजन के मिलीमोल निकाल लो, इनको जोड़ लो, और अगर हाइड्रोक्साइड है तो अभिक्रिया के अनुसार घटा दो, फिर जो बचा रह जाए उसमें आयतन का भाग कर लो, तो मोलरता आ जाएगी, और मोलरता का नेगेटिव लॉग ले लो तो pH या POH आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, एक सवाल और देखते हैं। मान लो कि एक विलेन दिया गया है, उसमें एक विलेन है ए जिसमें पीएच दे रखी है 3, और एक दूसरा विलेन है बी जिसमें पीएच दे रखी है 5, और ये कहा जा रहा है कि दोनों की सांद्रताओं का अनुपात बताओ। एक विलेन की पीएच दे रखी है 3, दूसरे की दे रखी है 5, और ये कहा जा रहा है दोनों के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं का अनुपात बताओ। ठीक है, तो देखो, तो ए का जो विलेन है जिसकी पीएच 5 है, तो ए विलेन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी ये कितनी आएगी? ये आ जाएगी 10⁻³ मोल प्रति लीटर। तो 10⁻⁻ पीएच करनी होती है, 10⁻⁻ पीएच करनी होती है, तो 10⁻⁻ पीएच करेंगे तो -3 आ गई। और जो विलेन बी है, बी की सांद्रता निकालोगे हाइड्रोजन आयन की, तो ये आएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इन विलेन बी इक्वल्स टू 10⁻⁵। दोनों का अनुपात लेना है, अनुपात ले लो, तो ऊपर आ जाएगा 10⁵ -3 गुणा 10⁵ 100 आ गया। तो इनकी सांद्रताओं का जो अनुपात है वो 100 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर पीएच दे रखी हो तो उससे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी होती है। ठीक है, तो ये आपका पीएच स्केल पूरा हो गया। अब बफर विलेन में पीएच अलग तरीके से निकालते हैं, जल अपघटन होता है तो अलग तरीके से निकालते हैं, तो वो जब जल अपघटन कराएंगे तब करा देंगे, और बफर विलेन जब कराएंगे तब करा देंगे। ठीक है, पीएच का काम पूरा हो गया। ठीक है, फिर तो जल अपघटन अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।